हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है अभी हम लोगों का साइंस का एमसीक्यूज देख रहे हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्पर Cas9 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह एक जीनोम एडिटिंग उपकरण है जो वैज्ञानिकों को डीएनए अनुक्रमों को रूपांतरित करने और जीन कार्यों को संशोधित करने में सहायक होता है। ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए लिखा है यह एक साथ कई जीन को लक्षित करने में असमर्थ है। तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि एक साथ कई जीन को लक्षित करने में असमर्थ है, ठीक है, ये समर्थ है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए Cas9 प्रोटीन विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटने के लिए आणविक कैंची की तरह कार्य करता है। वी ऑल नो दैट। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब देख लीजिए सबसे पहले तो कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जा रहा है, हमारा सही उत्तर हो जा रहा है। ठीक है फिर देखिए जीनोम एडिटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि इसका उपयोग सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवांशिक रोगों के निवारण के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इसका उपयोग कृषि के लिए आनुवांशिकता रूपांतरित जीवों के निर्माण में किया जाता है। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए कायिक जीनोम एडिटिंग आनुवांशिक है और भावी पीढ़ियों में भी जा सकती है। ये चीज क्या है, सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो एडिटिंग है याद रखिएगा ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती है। ठीक है, यानी कि यह वंशानुगत नहीं होती है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कार्ट सेल थेरेपी के बारे में एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कार टी सेल थेरेपी में रोगी की टी कोशिकाओं को संशोधित किया जाता है जिससे कि कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने, इन्हें नष्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। इसका उपयोग मुख्यतः फुफ्फुस और बृहदान्त्र कैंसर जैसे ट्यूमर के उपचार के लिए किया जा सकता है। तो ये चीज सही नहीं है, क्योंकि जैसे देखिए फुफ्फुस और पेट के कैंसर जो होते हैं ना, बेसिकली उनके लिए अभी बहुत सारा शोध कार्य चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। इनमें जटिल ट्यूमर, माइक्रो एनवायरनमेंट और ठोस ट्यूमर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी की पहचान अभी नहीं किया गया है, मतलब इसके उपचार अभी नहीं खोजे गए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेम सेल के बारे में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा है वे अविभेदित कोशिकाएं हैं जो विभाजित होने और विशिष्ट कोशिकाओं प्रकारों में विभेदित होने में सक्षम है। ये चीज सही है। फिर है इनका प्रयोग पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसे अपक्षयी रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है। फिर है भ्रूण स्टेम कोशिकाएं मानव शरीर में सभी प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकती है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माइक्रोबियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में एक क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी विधियां 3 पेरेंट बेबी तकनीक से संबंधित है। तो याद रखिए मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर ये है, और उसके बाद हमारा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर ये भी है, लेकिन सोमेटिक जीन इंसर्शन ये जो है 3 पेरेंट बेबी से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है कि यह हाइपरसोनिक उड़ान के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, हमारा स्वदेशी रूप से लिखा है ना, हाँ ये हमारा सही है। फिर है यह 6 मैक से भी अधिक गति तक पहुंचने में सक्षम है। ये भी क्या हमारा हो जाएगा, सही। या केवल रक्षा अनुप्रयोग के लिए केवल, ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक साइड पे मिसाइल दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे उसके प्रकार या कार्य दिए हुए हैं। सबसे पहले याद रखिए निर्भय जो है वो सुपरसोनिक नहीं बल्कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा रॉन्ग हो गया। फिर पृथ्वी देखिए सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। शौर्य या हाइपरसोनिक सामरिक मिसाइल है। एस्ट्रा क्या है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसे अस्त्र कहते हैं, इसमें थोड़ा अलग से लिख दिया है। ठीक है,
अस्त्र क्या होता है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखिए अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल अग्नि के जितने भी मतलब वेरीज हैं, जितने भी ज़्यादा, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, 5। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि इसे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल सही। इसमें 3 चरणीय ठोस ईंधन प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया गया है, ये भी सही। इसमें एकाधिक स्वतंत्र रूप से लक्ष्य योग्य पुनः प्रवेश क्षमता है, ये भी सही है। इसे सड़क, मोबाइल और कैनिस्टाइज्ड लॉन्च प्लेटफॉर्म दोनों से लॉन्च किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए व्योम मित्र के बारे में एक क्वेश्चन है, व्योम मित्र, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहला क्या लिखा हुआ है व्योम मित्र में, कि इसे इसरो द्वारा मानव रहित गगनयान मिशन के दौरान मानवीय गतिविधियों का अनुकरण करने के लिए एक महिला मानव रोबोट के रूप में डिजाइन किया गया। व्योम मित्र को याद रखिएगा, यह महिला मानव रोबोट है, ठीक है। फिर देखिए लिखा है इसे स्वायत्त रूप से कार्य करने और अंतरिक्ष में जीवन सहायक संचालन करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि मानव भारत का पहला 3D मुद्रित मानव रूपी रोबोट है जो कि मानव जैसी गतिविधियों की नकल करने में सक्षम है, ये बिल्कुल सही है। फिर है स्टेटमेंट 2 की रोबोट के डिजाइन में अनुसंधान औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए स्थायित्व बढ़ाने के लिए धातु के हिस्से शामिल किए गए हैं। देखिए याद रखिए सबसे पहले कि स्थायित्व बढ़ाने के लिए प्लास्टिक शामिल किया गया है, ठीक है। प्लास्टिक का यहाँ पे यूज किया गया है, न कि धातु का, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से करेक्ट अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी कि केवल एक सही है और 2 सही नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है कोलेबोरेटिव रोबोट, ठीक है, जिसे कोबोट कहते हैं। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं कौन सा सही है। देखिए सबसे पहले लिखा है कि इन्हें विशेष रूप से मनुष्यों के साथ सहभागी वातावरण में सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये बिल्कुल सही है। फिर परंपरागत औद्योगिक रोबोटों की तुलना में इनकी अनुकूलन क्षमता जो है वो ज्यादा है, ना कि कम, ठीक है, गलत हो गया। फिर है इनका उपयोग विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य सेवा जैसे व्यापक रूप में किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोबोट युग्मों को उनके देशों से मैच करना है। याद रखिए सोफिया जो है वो सऊदी अरब की है, किसकी? सऊदी अरब, जो यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए असीमो जापान का है, मानव जो है वो भारत का रोबोट है, एटलस संयुक्त राज्य अमेरिका का। यानी कि इसमें से केवल 2 सुमेलित हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश परमाणु अप्रसार संधि के सदस्य नहीं है। तो याद रखिए भारत नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, उत्तर कोरिया भी नहीं है, इजराइल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत अपने थोरियम भंडार का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय नाभिक ऊर्जा का अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही है। फिर कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्लूटोनियम उत्पन्न करने के लिए संदाबित भारी जल रिएक्टरों का उपयोग किया जाता है, ये सही है। याद रखिएगा कि थोरियम जो है वो विखंडनीय नहीं है, थोरियम क्या है, यहाँ पर एक उर्वर पदार्थ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय नाभिक ऊर्जा संयंत्र जो है वो जल ऊर्जा रिएक्टर प्रौद्योगिकी का यूज करता है। तो याद रखिएगा कुडनकुलम, ऑप्शन नंबर सी कुडनकुलम, ठीक है। कुडनकुलम कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए कि कितने देश 2024 में ब्रिक्स के पूर्णकालिक सदस्य हैं। याद रखिएगा कितने देश हैं, तो याद रखिएगा कितने देश हैं बताइए। नाम से ही स्पष्ट है, ब्रिक्स में 5 देश हैं, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि एक में ब्राजील है और रशिया है, इंडिया है, चाइना है और फिर साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में शामिल हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए लिखा है हाल ही में समाचारों में रहा मिशन एस्पाइट्स किससे संबंधित है। तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन एस्पाइट्स जो है उसका तात्पर्य है लाल सागर में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना तथा व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स विद ग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट के बारे में। पहला है कि भारत में बंजर भूमि को पुनः विकसित करने के लिए कृषि वानिकी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट जारी की गई है।
तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए इस रिपोर्ट का जो लक्ष्य है 2030 तक 30 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनः विकसित नहीं करना है, बल्कि 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनः विकसित करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए इनसैट 3DS के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK2 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। यह भारत में मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक उन्नत मौसम सैटेलाइट है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा कि पेटेंट किसी आविष्कार की केवल भौतिक अभिव्यक्ति की रक्षा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। भौतिक के इतर वो किस किस विचारों की, अंतर्निहित विचारों की, उसकी विधियाँ, उसकी प्रक्रियाओं की इत्यादि की भी रक्षा करते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए कॉपीराइट कानून कलात्मक, साहित्यिक और संगीत संबंधी कार्यों तक भी लागू होते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा है बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत व्यापार रहस्यों की सुरक्षा की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, ये भी क्या है हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि यदि बोला जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कॉपीराइट के संबंध में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। सबसे पहला लिखा है कि यदि कार्य अप्रकाशित भी हो तो भी कॉपीराइट सुरक्षा उपलब्ध होती है, तो ये बात सही है। फिर देखिए यह निर्माता के जीवन काल के साथ साथ उनकी मृत्यु के 70 वर्षों तक उपलब्ध रहता है, तो ये गलत है, क्योंकि मृत्यु के 60 वर्षों तक क्या रहता है, यह उपलब्ध रहता है 60 वर्षों तक। ठीक है, तो ये गलत है। फिर देखिए अगर दूसरा ही गलत हो जा रहा है तो अपने आप हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है, हमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हालांकि ये गलत है। भारत में जो कंप्यूटर प्रोग्राम कॉपीराइट कानून के अंतर्गत शामिल है, इसमें लिखा है नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में 39वां होगा। फिर देखिए इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रमुख IPR सम्मेलनों एवं उनके मुख्य विषय के बारे में उसे सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन के तहत पेटेंट आया था, ट्रेडमार्क आया था, औद्योगिक डिजाइन आया था, तो यहाँ पर क्या लिखा है पेटेंट जैसी औद्योगिक संपदा का संरक्षण, ये सही है। फिर बर्न कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन याद रखिएगा इसके अंतर्गत कलाकारों की पुस्तक, संगीत और चित्रों इत्यादि को सुरक्षा प्रदान की जाती है, न कि प्रसारण अधिकारों का संरक्षण, ये गलत है। मैड्रिड प्रोटोकॉल, ट्रेडमार्क के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण को मैड्रिड प्रोटोकॉल सरल बनाता है। ठीक है, याद रखिए मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है वो रिलेटेड है ट्रेडमार्क से, तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर होगा। फिर देखिए हाल ही में किस भारतीय संगठन ने पहला स्वदेशी निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है। फिर देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला है INS विक्रांत के बारे में। INS विक्रांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है कि यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा है यह इसकी जंप लॉन्च सिस्टम एवं विमान की रिकवरी के लिए उन्नत अरेस्टर तारों से सुसज्जित है, ये भी बिल्कुल सही है। INS विक्रांत के बारे में लिखा हुआ है कि यह पूर्णतः परमाणु प्रणोदन पर संचालित होता है, तो याद रखिएगा ये चीज़ सही नहीं है कि ये परमाणु प्रणोदन पर क्या होता है संचालित होता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें इसका यूज ही नहीं होता है। ठीक है, इसके बजाय यह पारंपरिक प्रणोदन प्रणालियों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि INS विक्रांत जो है उसमें 4 गैस टरबाइन इंजन लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये परमाणु प्रणोदन वाला जो सिद्धांत है ये गलत है। स्पेशली यहाँ लिख दिया ना पूर्णतः, ये एक्सट्रीम हो जा रहा है। एक्सट्रीम वर्ड जनरली क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं, तो यदि हम थर्ड को एलिमिनेट करते हैं तो 3 ऑप्शन तो चले गए, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5G दूरसंचार उपकरण विकसित किया है।
तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा ये होगा टेलीमेटिक्स विकास केंद्र। फिर देखिए सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, सूची में उन रक्षा वस्तुओं का अभिनिर्धारण किया गया है जिन्हें केवल घरेलू निर्माताओं से ही खरीदा जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा कि सूची में उन रक्षा वस्तुओं का अभिनिर्धारण किया गया है जिन्हें केवल घरेलू निर्माताओं से ही खरीदा जाना चाहिए, ये सही है। फिर है यह रक्षा आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक पहल है, ये भी सही है। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची विशेष रूप से भारतीय नौसेना के उपकरणों पर लागू होती है, तो ये चीज़ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब कार्य होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो बेसिकली यह केवल नौसैनिक उपकरणों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि विभिन्न सेवाओं के लिए आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्म, रक्षा उपकरण, सेंसर, गोला बारूद, इन सबको भी क्या करता है, इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यदि थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाता है तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट आंसर आता है। अब देखिए डिजी लॉकर के बारे में एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो डिजी लॉकर है वह एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख पहल है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए लिखा है कि यह सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों को संग्रहित करने, साझा करने के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित मंच प्रदान करता है, ये भी सही है। यह सेवा विशेष रूप से 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिजी लॉकर जो है ना वो केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है, यह उन सभी भारतीय निवासियों के लिए उपलब्ध होता है जिनके पास क्या होती है, आधार संख्या होती है और उनके मोबाइल ऐप से उसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आयु इसमें मैटर नहीं करती, यानी कि ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है यह मिशन इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। इस मिशन का उद्देश्य भारत में शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों का एक नेटवर्क स्थापित करना है, ये भी सही है। फिर लिखा है थर्ड वाला कि इस मिशन के अंतर्गत विकसित सभी सुपर कंप्यूटर प्रोसेसर सहित पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित है। तो यदि आप कॉमन सेंस थोड़ा भी यूज़ करें तो बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक पार्ट जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो कि काफ़ी बड़ा मिशन है, उसके तहत हमने इतने सारे कंप्यूटर डेवलप किए और बिना एक सामान हमने किसी देश से आयात नहीं किया, क्या ये पॉसिबल हो सकता है अभी वर्तमान की सिचुएशन के हिसाब से? तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट को गलत करने का जो एग्जामिनर का मोटिव है वो यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है भारत नेट परियोजना का जो उद्देश्य है वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति वाला ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही। भारत के सार्वजनिक उपयोग हेतु सफलतापूर्वक देशज रूप से 5G तकनीक का विकास कर उसका परियोजन कर किया है, तो ये भी क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए भारतीय वैज्ञानिकों के निम्नलिखित युग्मों को उनकी उपलब्धियों से मैच करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला लिखा है सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की है। होमी भाभा ने नाभिकीय भौतिकी में योगदान दिया है। एम विश्वेश्वरैया की यदि बात करें तो याद रखिएगा उन्होंने हरित क्रांति का विकास नहीं किया, अपितु उसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया था बताइए, एम विश्वेश्वरैया ने, तो वो एक इंजीनियर थे जिन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अपना योगदान दिया है। एस चंद्रशेखर के विषय में बात किया जाए तो वे तारकीय विकासों का अध्ययन के लिए फेमस है, यानी कि अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 3 मैच मिल रहे हैं, एक नहीं मिल रहा है। फिर देखिए मंगल ऑर्बिटर मिशन के बारे में एक क्वेश्चन है कि मंगल ऑर्बिटर मिशन में भारत की उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला एशिया का एक पहला देश था, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की अवधारणा विकसित की जिससे क्वांटम यांत्रिकी में प्रगति का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये होगा सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन नंबर सी।
जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट के माध्यम से उपकरणों की वास्तविक समय पर निगरानी और उसके नियंत्रण को सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही। कथन दूसरा क्या है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अनुप्रयोग औद्योगिक स्वचालन तक ही सीमित है। ये तो सबसे एक्सट्रीम सेंटेंस है और सबसे गलत। ठीक है, उसमें लिखा है कि स्वास्थ्य सेवा पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई प्रभाव तो अवश्य पड़ सकता है। तो यदि कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर देखिए, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में एक क्वेश्चन है। तो याद रखिए, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में एक क्वेश्चन है, लिखा है कि यह विश्व की पहली घड़ी है जिसे प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग प्रणाली के अनुसार समय प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सही है। फिर है, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर के भीतर 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगला स्टेटमेंट देखिए कि यह घड़ी मानव 24 घंटे के दिन के अनुरूप 2 सूर्योदय के बीच की अवधि को, देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह घड़ी मानक 24 घंटे के दिन के अनुरूप 2 सूर्योदय के बीच की अवधि को 24 बराबर भागों में बांटती है, जो गलत है, क्योंकि याद रखिएगा इसमें 30 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यदि रॉन्ग हो जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला देखिए, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त रीशा वस्त्र परंपरागत रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है सेला सुरंग के बारे में। सेला सुरंग जो है उसमें पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि यह सुरंग असम में तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच सर्व ऋतु कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भू विरासत स्थल के रूप में नामित पांडवुला गुट्टा एवं रामगढ़ क्रेटर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा तेलंगाना और राजस्थान। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिनेमेटोग्राफ नियम 2024 के बारे में वर्तमान यूए माता पिता के मार्गदर्शन के साथ अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणी को 3 आयु आधारित श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+। ये सही है। फिर है, नियमों में यह अनिवार्य किया गया कि सभी फिल्मों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी सुविधाएं शामिल की जानी चाहिए। ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।